जिसमें दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बन जाता है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिडॉक्स के टाइप से देखने के लिए बताए थे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई करिए ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से। Na+O2 Na2O कंबाइन कर गया और ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का 0 है, इधर सोडियम का +1 है, तो इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन 0 से -2 हुआ, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कॉल्ड एज रिडक्शन। समझ गए? इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन, यानी ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताए थे, सोडियम हाइड्राइड टूट गया दो ठों में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लिए, लेकिन उसके नीचे मैग्नीशियम कार्बोनेट को देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 और यहाँ भी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, कार्बन का +4, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2, कहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन सबके सब रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, और यही सब सवाल होता है ना, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या नॉन रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है? तो है, यहां भी है और यहां भी है। KClO3 का फिर एग्जाम्पल दिए, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन भी है ना। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से -1 हुआ है। Such type of reaction in which one of the reactant molecule dissociate into two or more than two product called as decomposition reaction. All decomposition reaction are not the example of same sum of the decomposition reaction are non redox reaction. फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन को कॉपर सल्फेट में डाले तो आयरन सल्फेट और कॉपर हो गया। ये भी आयरन 0 से +2 हुआ है ऑक्सीडेशन, कॉपर +2 से कॉपर 0 हो गया है, दैट इज रिडक्शन। यानी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये बताए होंगे कि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाएगा? हाँ, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। जिंक आयरन सल्फेट में डाले, जिंक सल्फेट और आयरन बन गया, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट खुजवाए, लेकिन आयरन को जिंक सल्फेट में डालेंगे तो फिर होगा नो रिएक्शन। ये मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर देगा कम रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम दियर साल्ट सॉल्यूशन। द रिएक्शन नोन एज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन दैट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ऑलवेज जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में जाएगा और हमेशा ऑक्सीडेशन में जाएगा। और कौन ज्यादा रिएक्टिव और कौन कम रिएक्टिव मेटल है, इसके लिए सीरीज बताए थे, याद कर लिए सब? बोल दीजिए एक बार। लिकबा, सर, काना, मगल, मंजन, करकड, सनपब, हकू है। उसके बाद एजी, HG, PT, AU, AG, HG, PT, AU, ये सबको इनर्ट मेटल भी कहा जाता है, इनर्ट मेटल।
है कि नहीं। और उसके बाद हम लोग नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़े थे, ये एग्जाम्पल दिए थे बी। अच्छा, और भी पढ़े थे। मेटल विच प्लेस एबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एसिड। पता है आप लोगों को, समझे थे ना कल। कोई भी मेटल को यदि एसिड में रिएक्ट करवाया जाएगा तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा, और ये भी किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, रेडॉक्स रिएक्शन। और इसमें एक बात बताए होंगे कि जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे प्लेस है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, है ना। और इसी में क्वेश्चन के लिए बताए थे कि क्या आप अल्युमिनियम वेसल में HCl स्टोर कर सकते हैं, ये सब था। अल्युमिनियम वेसल में HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3 ये सब स्टोर कर सकते हैं, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि अल्युमिनियम इस सब से रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा। ये सब को आप किसी भी मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है उसमें आप रखिएगा नहीं, और हाइड्रोजन से जो नीचे है उसमें रखने का पावर नहीं है आपको, क्योंकि सिल्वर है। अब कोई सिल्वर का जग और मग लेके उसमें HCl रखेगा क्या, है ना। तो मेटल के भेसल में ये सब नहीं रखाता, ये सबके लिए प्लास्टिक का भेसल होता है या फिर ग्लास का। मेटल विच प्लेस above hydrogen in the reactivity stage can displace hydrogen gas from the water also। वाटर में भी यदि कोई मेटल को रिएक्ट कराइएगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर था, वो क्या डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन गैस। और ये नॉन मेटल का सीरीज क्या था, आई बारात कल, हनी सिंह फिर से शुरू। आई बारात कल, ह हाइड्रोक्सिल को कहते हैं, नी नाइट्रेट को कहते हैं, सिंग सल्फेट को कहते हैं, फिर F- से शुरू। इसमें भी आपको बताया गया है कि ऊपर जो नॉन मेटल आपको दिखाई दे रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव है नीचे वाले नॉन मेटल से। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो लिखे हैं, ऊपर वाला नीचे वाले को उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, Cl2 प्लस KBr, KCl प्लस Br2। क्यों, पोटेशियम ब्रोमीन के साथ था, ये ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है क्लोरीन से, इसलिए बना दिया KCl प्लस Br2। रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं ये चेक करने के लिए K पे +1, K पे +1, Br माइनस, Br पे 0, यानी Br माइनस से 0 हुआ यानी ऑक्सीडेशन हो गया, यानी इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। Cl2 0, Cl पे -1, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, है ना। Br2 को KCl में रखेंगे तो रिएक्शन करेगा, कहेंगे नहीं, क्योंकि Br ब्रोमीन जो है वो लेस रिएक्टिव है KCl से, नो रिएक्शन। फिर उसी का एग्जांपल दिए, शायद हो गया। देखिए 5 से 7-10 मिनट लगता है, रिवीजन हो जाता है एक पूरा क्लास का। समझते हैं, ये घर में भी आपको करना चाहिए था, 48 घंटा मिला था, एक आध बार पलटे थे, अरे वाह, तब तो कोई बात ही नहीं। हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाइए। अगला रिएक्शन का टाइप है, सब पानी पी लेते हैं, लाइए। पूरा क्लास पढ़ा दिए रे पीछे वाला।
क्या लिखे हैं जरा पढ़ के देखिए। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन और भी डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहा जाता है ना। इसको और भी डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन जनरली आपको एनसीईआरटी में यही मिलेगा। हम लोग उसको प्यार से छोटा नाम देना रहता है ना, तो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कहते थे। पूरा नाम हालांकि डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन है। सुनिएगा क्या रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट भी होता है, मतलब आता भी है। डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, इसमें वर्ड दिखाई पड़ रहा है वही डिसप्रोपोर्शन। मैथ में चलिए डिसप्रोपोर्शन सुने होंगे उसमें बहुत बार, है ना, कि ये प्रोपोर्शनलिटी डिसप्रोपोर्शन में है, मतलब फ्रैक्शन सेम सेम, रेशियो सेम सेम नहीं है, रेशियो डिफरेंट है, तो वैसी को कहा जाता है डिसप्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन सेम नहीं है, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि भाई फलना चीज को दोगुना करिएगा तो फलना भी दोगुना ही हो जाएगा, फलना चीज को दोगुना कीजिए फलना आधा हो जाएगा, ये प्रोपोर्शन है। और फलाने चीज को दोगुना करिए वो 1.5 गुना हो जाएगा, ये डिसप्रोपोर्शन है ना, साथ साथ नहीं हो रहा। तो एक रिएक्शन लिखते हैं पहले हम, चूंकि आप लोग अब बड़े लोग हैं समझ आ जाएगा, तो डिफिनीशन तो अपनों लिख दीजिएगा, है ना। बैलेंस भी कर दिए, देखो तो हो गया क्या। जरा देखो ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन किसका, देखो तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, देखिए। पूछ रहा है कैसे देखेंगे कैसे देखेंगे। अरे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है बचवा, ऑक्सीडेशन नंबर पेरोक्साइड का -1 ऑक्सीजन का, सिखाया है ना कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का +1। इधर वाटर है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल ऑक्साइड है -2, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का, जरा देखिए ऑक्सीजन की हालात क्या है इसमें, ऑक्सीजन जी -1 से -2 हुआ, घटा कि बढ़ गया कितना बेहोश रहता है देखो, -1 से -2 हुआ, है ना, नहीं समझ में आया। ये 0, इधर 1, इधर 2, इधर -1, इधर -2, घट गया कि बढ़ गया घट गया तो क्या हुआ, रिडक्शन। ऑक्सीजन -1 से ऑक्सीजन 0 हो गया, घट गया कि बढ़ गया, है ना, तो इसका क्या हो गया। अब आप बताइए कैसा रिएक्शन है इसमें, इसमें एक ही चीज ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है और रिडक्शन में भी जा रहा है, बाकी जितना रिएक्शन पढ़े थे उस सबसे अलग हो गया कि नहीं हो गया। यदि इसमें 100 मॉलिक्यूल हम लिए हैं H2O2 का, तो 80 मॉलिक्यूल हो सकता है ऑक्सीडेशन में गया और 20 मॉलिक्यूल हो सकता है रिडक्शन में गया। दैट इज द डिसप्रोपोर्शन, इक्वल अमाउंट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाना नहीं है। यदि सेम मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन में भी जाए और रिडक्शन में भी जाए, तो वैसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। इसमें डिसप्रोपोर्शन क्या है कि किसी भी अमाउंट में वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टैचोमेट्री, स्टैचोमेट्री के हिसाब से। जैसे 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 मोल H2O में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, रिडक्शन, यानी 2 मोल का तो रिडक्शन हो गया, और 1 मोल ऑक्सीजन बना इसी से, तो 1 मोल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कोई प्रोपोर्शन फिक्स्ड नहीं है ना, इसलिए नाम है डिसप्रोपोर्शन। ठीक है,
तो सेम मॉलिक्यूल यदि एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन में भी जाए और तो रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? पहचानने का तरीका, यदि एक रिएक्शन में एक ही एटम कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई दे रहे तो वो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है ना। इससे पहले कोई एटम 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई पड़ता था, ठीक है, एगो कम एगो ज्यादा, लेकिन यहां पर एक ही ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना तरह का है, तो वो निश्चित ही डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, शुरू कीजिए, फिर डिफिनेशन लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल और भी देंगे, एनसीईआरटी का किताब भी देखेंगे, उसमें क्या एग्जाम्पल्स है उसको भी चेक करेंगे। क्या कि पहले डिफिनेशन लिखेगा सब? अरे देखिए अभी तक बच्चे पहले डिफिनेशन लिखेंगे सर। अच्छा लगता है ना, हेडिंग बनाए, इसका डिफिनेशन लिखे, फिर एग्जाम्पल लिखे, ये अच्छा लगता है। हाँ, बात तो सही है, इसका भी जरूरत है, खराब लगने के लिए बनाए थे, लोड नहीं समझो तो ऐसे समझो। देखो यहाँ डिफिनेशन लिखते हैं, सच टाइप ऑफ रिएक्शन, such type of reaction in which one of the reactant molecule undergoing oxidation as well as in reduction known as disproportionation reaction in different proportion। देखो एगो पीला वाला शब्द लिखें, ये जानबूझ के लिखें ऐसे ताकि आपको याद रहे, such type of reaction in which one of the reactant molecule undergoing oxidation as well as in reduction, किस रेशियो में? इन डिफरेंट, कोई फिक्स रेशियो नहीं होना चाहिए, नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लिखिए, ब्रह्मा का किताब ना बचा अभी, ये ग्रहमा में है आप, ठीक ना, ब्रह्मा से ब्रह्मा में लेके आएंगे, बेसिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। 3 तो रिएक्शन दे रहे हैं, क्वेश्चन है सरकारी किताब से, आपको खोजना है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। बढ़ जाए, देखो ये जो हम लोग लिखते हैं ना, जो तुम्हारे बिहाफ में बात कर रहे हैं, पहले एग्जाम्पल तब डिफिनेशन,
ये इसलिए लिखते हैं कि आप भी यदि इस तरह से इसको समझते हैं तो डिफिनीशन रटने की जरूरत नहीं है। जैसे ही डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन आए, एक वो एग्जाम्पल आपके दिमाग में है और देखिए उस एग्जाम्पल में आखिर हो क्या रहा है, जो हो रहा है वही लिख दी, तो भूलिएगा नहीं। और उधर सीधा सीधा जो आप चाहते हैं ना उसको रटना पड़ेगा, और रटने वाला चीज कितना दिन याद रहता है, इसीलिए वैसे लिखते क्वेश्चन। आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ये अपने मन से ये क्वेश्चन बनाए, इसमें एग्जाम्पल से आप क्वेश्चन के रूप में उसको देखिए। ये P4 3OH माइनस प्लस 3H2O, PH3 प्लस 3 मॉलिक्यूल H2PO2 माइनस, B S8 12OH माइनस 4S प्लस 2H2O3 2 माइनस प्लस 6H2O, C Cl2 प्लस 2OH माइनस ClO माइनस Cl माइनस प्लस H2O। खोजना है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ है। जैसे नहीं वहां से यहां लाते थे कि इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वैसे ही करना है। जरा देखिए तो करके होता है क्या। ये 3-4 को रिएक्शन देखिए, आयन वायन का थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, बस इतना ही है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। करके रखिएगा, परीक्षा में मिल जाएगा। यही सब रिएक्शन की वजह से लोग चिल्लाते रहते हैं एनसीईआरटी से आता है एनसीईआरटी से आता है, बस अब रिएक्शन पढ़ लिए 100, लेकिन जो आया वो तो यही 3-4 को था जो एनसीईआरटी किताब में लिखल था, वो पढ़वे न किए, हो गया। लिखे, अरे एक को लिख के देखना रहता है, 20 ही बाद में लिखिएगा ना। हम दिखाएं, देखिए मदद करते हैं आप लोगों का। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर सिखाए थे ना, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल अपने नेटिव स्टेट में पाया जाए तो उस पर चार्ज होता है 0, चूंकि वो मॉलिक्यूल या एटम न्यूट्रल होता है। तो चार्ज एटम का होता है मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो तो अकेला था P4 मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर 0। सो रूल्स में लिखाए हैं आपको। PH3 है, एक हाइड्रोजन है एक फास्फोरस है, यहां पर वही फास्फोरस को देखना है कि क्या हुआ है इसके अंदर। और यहां H2PO2 माइनस है, यहां पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर और यहां पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए, दिख जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, और ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं। ठीक है, ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं। तो क्या समझ में आ रहा है बताइए।
फास्फोरस का ऑक्सीडेशन ही नंबर ना निकालना जी, नहीं निकलेगा जी। इतना मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। हाइड्रोजन पे +1, हाइड्रोजन पे +1, फास्फोरस पे -3, इसका +1, इसका -2, इसका क्या मान लोगे तो निकालो। +2, 2 + x +-4 नहीं बराबर कितना -1, तो 2 + x -4 बराबर -1, तो x -2 बराबर -1, x बराबर -1 + 2 कितना आया, तो x बराबर +1 लिख देंगे और क्या निकाल के। +1 आया, -3 आया, और ये कितना है 0, 0 से -3 हुआ मतलब रिडक्शन, और इसी का फिर 0 से क्या हुआ +1 हुआ, क्या हुआ ऑक्सीडेशन। मतलब ये एक डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, सब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है ना, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा सल्फर 8 कुछ करो यार, तुम लोग कुछ नहीं करता है, इसी के लिए सिखा रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, गांव जाकर के भूल गया सब। पिछले दिन भी रिवीजन कराए थे पिछले क्लास का, आज रिवीजन कराए इससे पिछले क्लास का। इस 2- से पहले से पिंक वाला कलर एकदम खराब लगता है, दिखता भी कम होगा। ब्लैक पे पिंक साफ, कितना बताओ, सल्फर एसेट है 2- हुआ, कितना खराब कलर, क्या लिख दें रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, बोलो जल्दी। मतलब ये सब भी हम ही बताएंगे यार, तुम लोगों को फटफट बता देना चाहिए सर ऐसे 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 हो गया। H2O3 है, बोलो सल्फर का x मान लें तो 2x हो गया, ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 कितना -100 बराबर कितना -2, उस पर चार्ज है ना -2, तो 2x बराबर -2 +6, 2x बराबर 4, तो x बराबर +2, तो सल्फर पे यहाँ पे कितना चार्ज है +2, तो 0 से हो गया +2, बताओ क्या हुआ 0 से +2 हुआ तो ऑक्सीडेशन। तो लिख सकते ना कि ये भी किसका एग्जाम्पल है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। क्लोरीन देखो, अब हम ही रफ्तार में बता दें, क्लोरीन देखो 0, ClO- क्या करोगे x ले लोगे क्लोरीन का, तो x -2 बराबर -1, तो x बराबर -1 +2 दैट इज इक्वल टू +1, और ये Cl पे -1 है, तो 0 से हुआ +1, क्या लिख देंगे बताओ ऑक्सीडेशन, Cl2 -1 हुआ, क्या लिख देंगे बताओ, बात खत्म है यार, इतनी जल्दी जल्दी करना था, लिख दो लिख दो, अभी किए नहीं तो अभी सीख लेना है और क्या। जिस रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए उसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत हो रहा है कि कैसे आया -2 +1, तो पूछ लेना, थोड़ा गलियाएंगे लेकिन बता ही देंगे। 8-9 को नियम बताए थे यार।
जिस एटम का निकालना रहता है ऑक्सीडेशन नंबर उसका एक्स मान लेते हैं, है ना, और बाकी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। एक्स निकल जाता है, यदि मॉलिक्यूल का है तो 0, और कोई आयन है तो जितना चार्ज है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये सब सिखाए थे। ठीक है, देखोगे एक चीज और, एक चीज और देखो, वही एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, वही ना सिर्फ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएगा। सारे के सारे एलिमेंट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएंगे क्या? तो कहेंगे नहीं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। देखो बात बहुत है, यहाँ पे पॉइंट्स में लिखेंगे। इफ द ऑक्सीडेशन नंबर of an atom may increase or decrease in the reaction, then only they undergoing disproportion reaction। एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यदि घट भी सकता और बढ़ भी सकता है तो वो मॉलिक्यूल, वो एटम किस रिएक्शन में जा सकता है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जा सकता है। अब देखो इसी पे आईटी एडवांस का क्वेश्चन बता रहे हैं कि which of the following molecule, which of the following molecule may undergo in disproportionation reaction। may not undergo in disproportionation reaction, may नहीं, may not undergo in disproportionation reaction। एग्जाम्पल ऑप्शन है HClO4 B, HClO3 C, HClO2 और D HClO। हिम्मत है तो बता दो क्या कहता है? बीच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल में नॉट अंडरगो इन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सा मॉलिक्यूल डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में नहीं जाएगा? अभी तो बता दिया। सवाल आईआईटी का है साहब, और झूठे का सवाल है यदि आप जानते हैं। जैसे वो बताया ये, वैसे ही सब बता दीजिएगा। ये यही आंसर है। जानते हैं क्या है? देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, -2 -8 +1। क्लोरीन का कितना हो गया? +7। आता है ना यार, निकालने आता है ना कि एक सूत्र लिखे हमेशा आ जाएगा ना। अरे ऐसे सिखाए हैं बाबू, एक क्लास पूरा सिखाए कि हाइड्रोजन का होता है +1, क्लोरीन का मान लेंगे x और -2 इंटू 4 बराबर 0। मॉलिक्यूल है, टोटल चार्ज 0 होगा, तो 1 + x - 8 बराबर 0, तो x - 7 बराबर 0, x बराबर +7।
यही कम्मा ऊपरी इसके मथे पे हम लोग कर देते हैं, है ना, वही कर रहे हैं। अगला का बता दो इसी बात पे। -2 + 1 -6 + 1 कितना लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। बस यही करना है यार। -2 -4 हो गया, ये +1 कितना लगा दें तो 0 हो जाएगा, +3। समझ रहे हैं ना सब? -2 + 1 कितना लगा दें तो 0 हो जाएगा, +1। आंसर ये क्यों हुआ, कोई बता दे? आंसर ये क्यों हुआ? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से ज्यादा नहीं आ सकता है। पिछले दिन एक पॉइंट और भी पढ़े थे कि हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लोरीन का ग्रुप नंबर है 7, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 7 से ज्यादा कभी भी नहीं आ सकता, और 7 से यदि बढ़ेगा नहीं तो कभी भी वो ऑक्सीडेशन में जाएगा क्या? ऑक्सीडेशन कहते हैं इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को। तो ये मॉलिक्यूल कभी भी ऑक्सीडेशन में जाएगा क्या? यानी 7 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी बढ़ेगा क्या? 8 होगा कभी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, 9 होगा कभी। तो जब ऑक्सीडेशन में जाएगा नहीं तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जा सकता है क्या? अब देखो यहां से समझो, HClO3 जाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन में, क्यों? क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें है +5, जो कि बढ़ के हो सकता है +7, जो कि घट के हो सकता है +3 +2। तो ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसलिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएगा। लेकिन ये 7 में ये सिर्फ घट सकता है, 5 3 2 घट सकता है, तो घटेगा तो सिर्फ रिडक्शन में जाएगा। ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में कभी भी नहीं जाएगा, ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में कभी भी नहीं जाएगा। क्लियर है? तो बस इतना सा बात देखना रहता है कि विच ऑफ द मॉलिक्यूल अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और नॉट, है ना? तो बस इतना ही सब बात। एडवांस वाला क्वेश्चन थोड़ा और अजीब आता है, उसमें लिख देता है 10 गो मॉलिक्यूल, पूछता है एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें से कितना मॉलिक्यूल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएगा? 4 गो, 5 गो, 6 गो, 3 गो, 2 गो, ये खोज के डालना रहता है। तो इसमें से 3 गो मॉलिक्यूल जाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन में, एगो नहीं जाएगा। और ये बात आप पूरे केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल के लिए देख सकते हैं। और कैसे देखना है कि जिस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर और ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता है या और ज्यादा घटाया नहीं जा सकता है, वो मॉलिक्यूल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है? अब इसी पे लिख लिया सब? लिख लेना, वो चार्ज वार्ज निकालने। देखो ये सब जो नए निकालने आए ना, तो थोड़ा अलग से हमसे मिल भी लेना। ठीक है? अलग से ही मिलने के लिए इसलिए बताएं कि सार्वजनिक रूप पे बोलने में खराब लगता है तुमको, तो अकेले में बोलना। हाँ, अब बोलवे नहीं करेगा, एबो नहीं करेगा, बोलबो नहीं करेगा, तो फिर वो अंदरूनी बीमारी हो जाएगा। बड़े यहां पर एक लाइन लिखना रहे तो क्या लिख दें आंसर के लिए? लिखने दें, सिंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन नेवर एक्सीड फ्रॉम, नेवर एक्सीड फ्रॉम its group number that is
+7. So the molecule HClO4 never undergoing ऑक्सीडेशन। देखो केमिस्ट्री में बातें सिर्फ बनाया जाता है, इसके अलावा इसमें से कहा जा सकता है कि क्लोरीन का मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल कौन सा है। बीच ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ये, इससे ज्यादा और क्लोरीन ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब और नहीं बढ़ सकता। इसलिए मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल उसको कहते हैं जिसमें कोई एलिमेंट या सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर और ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर और ज्यादा बढ़ नहीं सकता है। क्लियर? जरा पीछे मुड़ के फिर देखते हैं इससे और क्या सवाल बन सकता है। बोलिए, कहता है कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बोलिए कौन है इस रिएक्शन का ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो हम क्या पूछ रहे हैं, जरा सोचो सोचो, तो बैठते हैं हम भी सोचने के लिए। क्या पूछ रहे हैं हम? रिएक्शन ए में कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। आप इसके पहले इस क्वेश्चन को बताने की जानकारी ये है कि जिसका जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे का रिडक्शन करा दे उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यदि दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है तो वो खुद रिडक्शन में जाता है। दूसरे का जो ऑक्सीडेशन कराएगा वो खुद रिडक्शन में जाएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिडक्शन में जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद किस में जाता है? रिडक्शन में जाता है। तो कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? P4। ठीक है, जो दूसरे का रिडक्शन कराता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जो दूसरे का रिडक्शन कराता है उसको, जो दूसरे का रिडक्शन कराता है उसको, अरे बोलो ना जोर से रे। देखो हो गया ना गड़बड़। क्या क्या लंदफंद बोलते रहते हैं आप लोग, दिल से बोलते नहीं है, खाली मुंह से बोल देते। बताइए अब दिल से कैसे बोलिएगा। कल सिखाए हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट मतलब ब्रोकर जो दूसरे का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलने का मतलब है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिडक्शन में जाए। जो दूसरे का ऑक्सीडाइज करे और खुद, उसको क्या कहते हैं हम? रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहेंगे जो दूसरे का क्या करा दे? ऑक्सीडेशन। एजेंट है जो दूसरे का क्या करा दे? रिडक्शन, और खुद का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कौन एजेंट हुआ? बोले कैसा रिएक्शन है सर? एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और एक सेमी मॉलिक्यूल, यानी कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और कभी रिड्यूसिंग एजेंट भी है। समझ रहे हैं इस पॉइंट से क्या निकल के आया? कि डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन का जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाता है वही मॉलिक्यूल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, और वही मॉलिक्यूल, सब में वही बात है। यहाँ एसेट ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और एसेट ही रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्लोरीन ही, मतलब एक पॉइंट निकला ना फिर,
कि in the disproportion reaction the molecule which disproportionate act as oxidizing agent as well as reducing agent. तो अगला पॉइंट, in disproportion reaction the same molecule may act as oxidizing agent as well as reducing एजेंट। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। अब देखो इस पे क्वेश्चन बनाते हैं रीजनिंग टाइप, सीबीएसई बोर्ड में आता है, कभी कभी 4-5 साल में बिहार बोर्ड में भी आता है, बोर्ड वाला। द मॉलिक्यूल SO2 act as oxidizing as well as reducing agent while SO3 not justify। क्या क्वेश्चन कहता है? मॉलिक्यूल SO2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, लेकिन SO3 तो नहीं है ना। जरूरी नहीं कि SO3 लीक है, मतलब इतना भी लिखा जा सकता है, इतना ही लिखना। SO3 को काहे के लिए बीच में लिए? द मॉलिक्यूल SO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट जस्टिफाई, है ना। इसको सत्यापित कीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है? पिछला 3 क्लास में आप सिंपल वाला रिएक्शन सब पढ़े थे, जिसमें केवल एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता था, दूसरे का रिडक्शन होता था। कोई एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन आज भारी वाली बात पढ़ रहे हैं, जिसमें एक ही रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, रिडक्शन भी होता है। वही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और वही मॉलिक्यूल, तो उसी का एप्लीकेशन पढ़िएगा। बताइए इसको कैसे समझेंगे हम? सुनिए, आप लोग को नहीं आता है, हमसे सुनिए आप। SO2 ऑक्सीडेशन नंबर -2 + 4, ठीक है। ये सब ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन है, रीजनिंग, रटने वाला नहीं है। SO2 को कन्वर्ट कर दिया जाए SO3 में, मान लो -2 + 6, SO2 को कन्वर्ट कर दिया जाए SO में, बोलो कितना? -2 + 2। अरे मानो ना पहले, SO2 when converted into SO3 it undergo in oxidation। हुआ या नहीं हुआ बताओ? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से बढ़ के कितना हो गया? तो क्या हुआ? +4 से घट के कितना हुआ? तो क्या हुआ? रिडक्शन। जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तब कौन सा एजेंट बना ये? जब इसका रिडक्शन हुआ कौन सा एजेंट बना ये? तो SO2 मॉलिक्यूल एक्ट एज रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहने का मतलब है SO2 मॉलिक्यूल अंडरगो इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। दैट इज वाई दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज। क्या SO3 के साथ ऐसा कर सकते थे क्या? -2 + 6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर और बढ़ सकता है सल्फर का, क्या बढ़ सकता है क्या?
कहां से पता चला कि सल्फर का ग्रुप नंबर है 6 और 6 से ज्यादा इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ नहीं सकता, तो कभी भी ऑक्सीडेशन में नहीं जाएगा, कभी भी ऑक्सीडेशन में नहीं जाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट कभी बन ही नहीं सकता। समझ में आई बात? देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कहां से जुड़ा है ये समझिए बातों को। तो हम लोग यही बात को लिख देंगे कि SO2 act as oxidizing as well reducing agent since they may undergo in oxidation as well as in reduction। बस इतना सा सवाल। SO3 नहीं जाएगा क्योंकि वो कभी ऑक्सीडेशन में नहीं जाएगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट कभी बन नहीं सकता है। लिख देना है SO2 molecule disproportionate into SO3 and SO, so act as लिख दीजिए। हो क्या रहा है? हाँ लिखिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए, लगे रहिए यहीं पे। समझ आता है तो एप्लीकेशन दिमाग में जाएगा, यदि शांत रहिएगा। क्वेश्चन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाला हुआ रहता है पी ब्लॉक में कि SO2 मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग, सोचता बच्चा याद करेंगे इसको रटेंगे, कई गो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों होता है। अरे ये सब रटने वाला कोई बात ना है भाई, समझ के आप देखिएगा, रटिएगा 4 मॉलिक्यूल, वहां जब जाइएगा परीक्षा देने 5वां आ जाएगा। मॉलिक्यूल का कमी है। हम क्या पढ़ाएं कि वैसा सब मॉलिक्यूल जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट और बढ़ सकता है वो सब मॉलिक्यूल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएगा और वो सारा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्योंकि उसका कारण यहां है कि कोई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों कैसे हो जाता है ना? आप सोचते होंगे सर सर मॉलिक्यूल खाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा चाहे खाली रिड्यूसिंग एजेंट होगा, आप दोनों एजेंट एक के में बता दिए। पिछले दिन तक वैसे ही था, ऑक्सीडाइजिंग भी अलग मॉलिक्यूल था, रिड्यूसिंग भी अलग मॉलिक्यूल था। आज वो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों होने के कारण बता रहे। क्लियर है? हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, पैराडॉक्स। आज रिडॉक्स का वही सब बात जानना है ना जो टफ है। अब हम क्या कर सकते हैं, टफ बात जानना ही पड़ता है। पैराडॉक्स इन रिडॉक्स रिएक्शन, पैराडॉक्स इन रिडॉक्स रिएक्शन, क्या मतलब होता है पैराडॉक्स? पैराडॉक्स का क्या मतलब? देखो तो मोबाइल में गूगल में क्या लिखता है पैराडॉक्स का क्या मतलब, देखो। इंग्लिश में क्या मतलब? पैराडाइज सब सुना होगा, पैराडॉक्स गाना गा रहा है। विरोधाभास, विरोधाभास लिखा है। सुनिएगा क्या होता है पैराडॉक्स इन रिडॉक्स।
मतलब रिदम मिल रहा है, ऑक्स ऑक्स दोनों में बैल है। साउथ वाला सिनेमा में एक ठो कॉमेडियन रहता है। वो कॉमेडियन रात में सपना देखेगा कि लॉटरी का टिकट खरीदे हैं 20 रुपया 50 रुपया का, आज सुबह उठे तो 2 करोड़ का लॉटरी लग गया। और उस 2 करोड़ का जब लॉटरी लगा तो एक मर्सिडीज कार आया, 2 खोलने वाला या वाली, और और एगो स्विमिंग पूल भी है। अरे वैसे नहीं करना है। और उसको सुबह में खटिया पर से उठाया जा रहा है, पानी फेंक के 2 चप्पल मार के। ये जो रात में वो देखा ना सपना है, इसी को कहते पैराडॉक्स। अब बताइए, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये संभव था। 50 रुपए का लॉटरी इसीलिए वो खरीदा था कि 2 करोड़ किसी न किसी एक दिन मिलेगा। और यदि 2 करोड़ मिलता तो वो जो सपना देख रहा था वो सच भी हो जाता। लेकिन ऐसा है ही नहीं, एक्चुअली में ये होता नहीं है। अब जिसमें से कितना बच्चा वो आईपीएल में क्रिकेट में पैसा लगा रहे होंगे 48 रुपया 50 रुपया, कि साइन लगी जो है 2-4 हजार रुपया मिल ही जाएगा। अब एक आध दिन 2-4 हजार यदि मिल भी गया होगा तो 10 दिन आगे जा करके जो है ना वो सब खत्म हो गया होगा। लेकिन आपको लगता होगा, चूंकि एक आदमी उसमें आता है और बोलता है कि मैं बहुत परेशान था, शाम में घर जाने रहे थे तो सब्जी भी नहीं था, तो एक भाई साहब सजेशन दिए कि क्यों नहीं यार तुम जो है ड्रीम 11, तो 60 रुपया 48 रुपया ड्रीम 11 में लगा दिया। और सुबह उठा तो 1 करोड़ मिल चुका था। अब हमारा जीवन जो है बहुत ही खुश रहते हैं। और आप लोग भी वही सोचते हैं, वही था पैराडॉक्स। एक्चुअली हम उसी पर वार करना चाह रहे थे। जो 1-1.5 महीना किए थे ना वो एकदम नहीं करने वाला था, किसी को 1 करोड़ ना मिला होगा, है ना। आप लोग जो किए होंगे वो एक आध आदमी को दिखाता रहता है, वो प्रचार है। पैराडॉक्स उसी को कहते हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन होता है। जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन होता है। तुरंत देखिए एग्जाम्पल, Fe3O4, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन का X मान लेते हैं, 3x प्लस माइनस 2 × 4 बराबर 0, 3x माइनस 8 बराबर 0, 3x बराबर 8, x बराबर प्लस 8/3। ऑक्सीडेशन नंबर है इसलिए प्लस लिखना चाहिए, ठीक है। अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हैं फिजिक्स में, जहां पर पढ़ना है Q बराबर Ne, जहां N बराबर पढ़े सिर्फ 1 2 3 4, 1.5 2.5 पौने 2 पढ़े हैं क्या। आने की चार्ज जो होता है वो 1 2 3 4 होता है, फ्रैक्शनल नहीं होता है। ये कैसा चार्ज आ रहा है, आ तो रहा है, नियम से आ तो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये होता है क्या, ये होता है क्या, ये चेक करने के लिए, सुनिएगा, ये चेक करने के लिए हमें करना होगा काम। पहले देखेंगे और सब सुनेंगे वो बात, वो नहीं कि हम एक दिन लगाए थे और निकलिए जाता लेकिन बगल वाला दिक्कत कर दिया, ऐसे नहीं, वो कभी नहीं निकलने वाला था। देखिए ना, वही चीज यहां दिखा रहे हैं, प्लस 8/3 दिखाई दे रहा है सबको, लेकिन ये होता नहीं है। कैसे कह रहे हैं कि नहीं होता है, क्योंकि चार्ज फ्रैक्शनल में होता ही नहीं, चार्ज फ्रैक्शन में होता ही नहीं है, वो इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 होगा। तो ये एक्चुअली में जो कंपाउंड है ना वो मिक्सचर है 2 कंपाउंड का, एक FeO है और एक Fe2O3 है। दोनों मॉलिक्यूल को आप जोड़ दोगे तो Fe3O4 आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, 2 1 और 3 1 4, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, ठीक है। अब आइए यहां पे एवरेज चार्ज ऑन आयरन,
ऑन आयरन। सुनते रहिएगा हमारी बात थोड़ा देर तक। Fe3O4 एवरेज चार्ज ऑन आयरन इन Fe3O4। तो Fe3O4 में एक एटम आयरन का चार्ज कितना है और 2 एटम पे चार्ज कितना है? +3। सब मिला के एटम कितना है? सब मिला के एटम कितना है? 3। देखिए तो जोड़ के कितना आ रहा है? देखिए 8/3 क्या था? देखिए कुछ 8/3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया था, मतलब ये चार्ज था, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा था क्या? एग्जिस्ट कर रहा था क्या? एग्जिस्ट तो करता है +2 या फिर +3। +8/3 कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता। ये हुआ ना पैराडॉक्स। मिल सकता था देखने के लिए, 2 करोड़ लिखा था वो टिकट पे, लॉटरी वाला टिकट पे 2 करोड़, उसके लिए आप दिए 20 रुपया, है ना? वो कभी संभव होगा क्या? वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो संभव कैसे होगा? है ना? वही तो ड्रीम है। दैट सपना कभी पूरा होता है क्या? तो उसका नाम है खराब है। और ड्रीम 11, और वो भी ड्रीम, और वो भी 11वां घंटा में, कभी वो पूरा ना होगा। सोते 8 घंटा ना, 11वां घंटा में सपना कौन देखता है? वो तो नाम से बता रहा है कि मूर्ख बना रहे हैं हम, लेकिन बनने वाला लोग बन ही रहा है। वो ड्रीम है, तो एक तो सपना है, पूरा ऐसे नहीं होता। और 11 लिखा है 11वां घंटा में। आप लोगों को लगता है क्रिकेट वाला 11 गो प्लेयर, 11वां घंटा में कौन सपना देखता है? 7वां घंटा में, 6ठा घंटा में सपना देख सकता है। 11वां घंटा में कोई सपना देखता हो तो मम्मी तो झाड़ू लेकर के 2-4 झाड़ू दे देती अभी तक सुतले। समझ रहे हैं कितना प्रॉब्लम है? यही है पैराडॉक्स। एक्चुअली में पैराडॉक्स यही है, चार्ज है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट ये करता है, दैट इज पैराडॉक्स इन रिडॉक्स। क्लियर हुआ? 2-3 एग्जांपल देंगे। अब कहेगा कि व्हाई द चार्ज इज फ्रैक्शनल, इस मॉलिक्यूल में चार्ज फ्रैक्शनल क्यों आ रहा है? तो आपका जवाब होगा कि इट इज एवरेज चार्ज ऑन द आयरन एटम, है ना? ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये एवरेज निकाला गया है। तो एवरेज निकालिएगा तो वो फ्रैक्शन में आ सकता है। ठीक है, तो लिखिए, इसका डिफिनेशन वगैरह नहीं होता, ये सब समझना होता है। ठीक है, इसको समझना होता है। पैराडॉक्स के मतलब समझाने के लिए इतना कहानी तो कह दिए। क्या कह दिए? जो होता नहीं लेकिन होता है यही 8/3 दिख तो रहा है लेकिन ये होता नहीं है। 2 करोड़ दिखाई तो दे रहा है लेकिन मिलेगा? ड्रीम 11 में कोई करोड़पति बनेगा? अरे बोलो ना नहीं गधा, उसका नाम ही गलत है। अब यो बोल रहा है बनेगा। 2 महीना 1.5 महीना कितना बच्चा बर्बाद कर दिया इसमें। हमको पता था उस समय, लेकिन सोचे थे कि इस बार बोल देते, क्योंकि अगला साल तो कम से कम रुक जाएगा। उसको एकदम डिलीट कर दीजिए अभी वो कुछ ना कुछ कराते रहता होगा वो न पढ़िए, वो नाम में गलत है। वो नाम से ही वो कह रहा है कि आप ड्रीम है, जो सपना है वो पूरा होता नहीं है। वो भी 11वां घंटा। एवरेज नहीं समझ में आया? Fe3O4 में आयरन का कितना आइटम है? ए सुनो सब, Fe3O4 में आयरन का कितना आइटम है? 3 गो। एक एटम पे कितना चार्ज और 2 एटम पे कितना चार्ज? ठीक है, 3 एटम है। 3 एटम है आयरन का, एगो आयरन एगो आयरन एगो आयरन, है ना? Fe3O4 में 3 आयरन एटम है, जिसमें एगो आयरन पे कितना चार्ज? +2। और 2 आयरन पे कितना चार्ज? 3। तो एवरेज निकालेंगे तो चार्ज सबको जोड़ देंगे, फ्रीक्वेंसी है 3, तो 8/3, यही 8/3 यहां पे आ रहा है। ठीक है,
एक्चुअली में इसका नाम भी लिख देते हैं। इसका नाम है फेरस ऑक्साइड। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। इसका क्या नाम होगा? फेरिक ऑक्साइड। है ना? सवाल आपसे क्या पूछेगा कि इन फेरिक ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज, लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है बताना, और क्यों आएगा ये, मौका लगेगा एडवांस तक जाने में, तब दिखेगा। ऑक्सीडेशन नंबर of iron in 3 iron atom of Fe3O4 is option +8/3 +8/3 +8/3, B +2 +3 +3, C +3 +2 +3, D। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? देखिए कैसा क्वेश्चन बन जाता ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यही परेशानी है, एक तो आता है, चलिए वो सही है, लेकिन और आता है कि नहीं ये भी देख लेता है। हाँ, बी होगा। 8/3 कितना आसान सा आंसर था। हाथ रुकेगा टिक लगाने से? Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहे हैं, IIT एडवांस में, इतना आसान सवाल है। 8/3 8/3 टिक लगाओ, एकदम ठोक दो, एकदम फाड़ दो एकदम। लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत आंसर है, ये होता ही नहीं है। होता क्या है? +2 +3 +3, है ना? आंसर इज बी। और यदि ये टिक लगाए तो आपका नंबर जाएगा ही नहीं, आप जो ला रहे थे उसमें से भी एक आधा नंबर जाएगा, है ना? वो पेनल्टी लग जाएगा वो टिक लगाने में। इसीलिए उस परीक्षा तक पहुंच हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, है ना? आता है वो ठीक है, और आता है कि नहीं ये भी जानना चाहता है। देखा कुछ होता तो है, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता है ना? वो Dream11 वाला जो कार जो शाम में घर जा रहा था, पैसा नहीं था उसको, जो कार मिल गया सुबह में, वो नहीं हुआ था एक्चुअली में, खाली कह रहा था। यही बता, यही पैराडॉक्स है। कॉमन लैंग्वेज में भी लोग कहते हैं कि ज्यादा पैराडॉक्स में मत जिया करो। मतलब ये नहीं, यही आप लोग जो अभी देखते हैं कि एकदम 5 साल के बाद जो है एकदम कार होगा, दिस होगा, दैट होगा, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। रियली में वो मेहनत से हो सकता है, नहीं करिएगा तब थोड़े ना होगा। देखिए आया हुआ सवाल C3O2, देखिए ये मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं बाबू कार्बन सब ऑक्साइड। एग्जाम्पल करके 1 2 3 लिखना, इसमें 3 4 वो एग्जाम्पल बताएंगे वही आता है। सब मॉलिक्यूल ऐसा थोड़े ना होता है, ये सब खराब खराब मॉलिक्यूल ही है ना? कार्बन सब ऑक्साइड, देखो x मान लो -2 3x
बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर +4, x बराबर क्या ये होगा क्या? सिंस चार्ज इज नॉट फ्रैक्शन दिस चार्ज इज नॉट एग्जिस्ट, है राइट? सिंस charges are not fractional, they not exist. चार्ज फ्रैक्शन नहीं होता इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कौन सा चार्ज, कितना चार्ज इस पे एग्जिस्ट कर रहा होगा? देखिएगा, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इस बार। कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन। पहले देखिएगा ऑक्सीजन, चूंकि याद नहीं रहेगा ये सब मॉलिक्यूल बाबू, थोड़ा सा प्रोसेस कर लोगे दिमाग में तब दिमाग में अटकेगा, रिवीजन चाहिए होगा इससे क्वेश्चन को बारे। कार्बन टेट्री बैलेंसी पूरा कर लिया, ये देखिए, अब ये देखिए, और ये भी देखिए, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ये स्ट्रक्चर है। कार्बन डाइऑक्साइड पढ़े होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़े होंगे, और आज आप आ गए तो कार्बन सब ऑक्साइड भी देख लिए। जो नहीं आए उसको तो पास कर जाएगा परीक्षा, उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि सब ऑक्साइड भी था। ये कार्बन का सब ऑक्साइड कहलाता है। जरा देखिए कितना, -2, तो कार्बन पे चार्ज आएगा ताकि 0 हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे चार्ज आएगा, सब तो 0 हो गया। ये बीच वाला कार्बन क्या करेगा? कितना चार्ज होगा? 0 होगा ना, 0। एवरेज चार्ज निकालिए ऑन कार्बन इन कार्बन सब ऑक्साइड, +2 +0 +2 बटा एटम की संख्या कितनी, कितना आ रहा है? होता नहीं था, है ना? कैसे आया था वो सिखाए कि 4/3 जब होता नहीं है तो आता कैसे? आता है ऐसे, एवरेज लेके आता है ना? +2 0 +2, यानी कार्बन सब ऑक्साइड में 3 कार्बन एटम है, और उस 3 कार्बन एटम पे चार्ज क्या एग्जिस्ट कर रहा है? +2 0 और +2। कहीं भी 4/3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। On 3 atom of carbon in carbon suboxide, the oxidation number is हाँ जी बताइए, कोई पूछना चाह रहा है कुछ? हाँ कुछ पूछ बोल रहा था कोई, बताओ जल्दी क्या जानना चाहते हैं? ये 0 कैसे आया? तो ठीक है ना, कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर देख लिया। ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, बगल वाला एटम कार्बन है, तो -2 हुआ तो +2 हो जाएगा, तो -2 +2 न्यूट्रलाइज कर गया। इधर भी -2 +2 न्यूट्रलाइज कर गया। चूंकि मॉलिक्यूल पर पूरा चार्ज कितना आता है? 0। तो इस कार्बन पे क्या चार्ज दें ताकि मॉलिक्यूल पे हो जाए 0? तो 0 दे देंगे तो 0 आ जाएगा टोटल, है ना? क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल को न्यूट्रल रखना है। लिखिए, और कोई सवाल दिमाग में आता तो पूछिए। ये 1 रुपए का सवाल नहीं, ये 1 करोड़ का सवाल है।
यही सब वजह से ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक से एक आध गो सवाल कुछ न कुछ रहता ही रहता है, क्योंकि वेरिएशन है। और जब टॉपिक वेरी करे ना तो उस वेरिएशंस को समझना होता है। एक बात था एकदम फिक्स था, एक्स निकाल लेते थे मैथ्स की तरह शुरुआत में, पिछला दिन देखा मॉलिक्यूल गड़बड़ा दिया, पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया होगा। आज देखिए ये आ गया है फ्रैक्शनल चार्ज। बोलिए ना, कोई दिक्कत है बताइए। कुछ कुछ लोग मॉलिक्यूल को चिड़िया के देख रहे हैं, कैसन मॉलिक्यूल है। हो गया सवाल का आंसर। देखिए ना, ये सीक्वेंस में ही टिक लगाना होगा साहब, ऐसे टिक लगा दीजिए गलत हो जाएगा। क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है वो सामने टर्मिनल वाला ही पोजीशन में रहेगा, और जीरो उसी कार्बन पे होगा जो बीच में रहेगा। इसलिए +2 0 +2 ही आंसर है। इसमें भी देखिए आगे 0 +2 किया, वो +2 0 किया, ये दोनों गलत। मतलब एग्जैक्ट जानिएगा तब, और थोड़ा कम जानिएगा तो सवाल बहुत ही आसान लगेगा। ऑप्शन ए टिक लगाने में मजा ही आ जाएगा, है ना, उसमें तो कुछ लगता ही नहीं, +4/3। और वहीं पर वैसे मतलब ठोक के टेबल पे ही तो सही होगा, लेकिन वही सबसे पहले गलती है ना, जो सोच के आए थे कि सही होगा। एक मॉलिक्यूल और है जो आता रहता है, और ये मॉलिक्यूल है Br3O8, ट्राइब्रोमीन ऑक्टा ऑक्साइड। तो बड़ी खत्म है यार, लुईस साहब भी फेल है। मतलब स्ट्रक्चर भी बनाने में कोई काम उम नहीं आएगा, नियम कानून। 3 गो ब्रोमीन है, पहले निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, निकालो कुछ करो तो शायद इंटरेस्ट जगे। कितना आता है? +16/3 आ रहा है, बताइए। एक्स मान लेंगे, 3x -2, 3x -16, x बराबर होगा क्या ये? क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्रैक्शन में चार्ज नहीं होता। तो आखिर ब्रोमीन पे कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये बात समझना है। देखो, Br 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 3 वो लोन पेयर होता है इसमें, 7 को इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6। चलिए तो सही लग रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह बना होगा। इसका क्या करना है? 3 को Br लिख दिए। ऑक्सीजन कितना है अभी तक? 6। 2 ऑक्सीजन के लिए जगह तो बच ही रहा है। खाली लुईस डॉट स्ट्रक्चर को मत सोचिए, 8 इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल नहीं है। आप वहां भी देखे थे एक्सेप्शनल केस होता था, मॉलिक्यूल हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम, मॉलिक्यूल हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन। नहीं, आप लोग को नहीं याद है क्या? PCl5 10 इलेक्ट्रॉन था इसमें सेंट्रल एटम पे, SF6 12 इलेक्ट्रॉन था, IF7 आयोडीन को कितना इलेक्ट्रॉन था? 14 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल नहीं है, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल है। तो कुछ भी संभव है, वैसा वाला मॉलिक्यूल है। चलिए ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, -2 -2 -2 कितना हुआ?
जोड़ के बताओ ना रे, कितना हुआ? तो यहां पर कितना चार्ज दे दें? -2, -2 कितना चार्ज दे दें? दे दें, बोलो यहां पे -2 -2 -2 कितना चार्ज दे दें? 9। एवरेज निकालिए तो, एवरेज चार्ज ऑन ब्रोमीन इन Br3O8 +4 +6 बाई कितना? 3। कितना आया जरा देखो, 16/3 आ गया, वही 16/3। लेकिन कहीं भी 16/3 एग्जिस्ट कर रहा था क्या? चार्ज क्या एग्जिस्ट करता है? Br3O8 में 3 ब्रोमीन एटम है, Br3O8 में 3 ब्रोमीन एटम है, जिस एक ब्रोमीन एटम पे चार्ज है +6, दूसरे पे है चार्ज +4 और तीसरे पे है चार्ज +6। कहीं भी 16/8 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यही तो इसको क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे पैराडॉक्स बोलते हैं, है ना। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। ऐसे ई वाला बतवा ढेर सुना होगा, है ना। ये जो दिखता है वो होता नहीं है ना, ई वाला बतवा ढेर सुना, उसी को कहते हैं पैराडॉक्स। जो दिखता है वो होता नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑन 3 एटम ऑफ ब्रोमीन in Br3O8 is respectively +6 +4 +6। कौन सा आंसर होगा? टिक लगा दीजिए। 16/3 16/3 16/3 पे तो कभी ना लगाइएगा, क्योंकि वो मैथमेटिकली सिर्फ आ जाता है, होता नहीं है। तो इतना था खराब खराब बात रिडॉक्स रिएक्शन में, जो जानना जरूरी है। पहला दिन जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा रहे थे, उस दिन हम बताए होंगे कि शुरुआत में लगेगा आसान कि भाई सब तो जान ही रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा यही टफ, वो पते नहीं लगेगा, अभी इग्नोर कर दीजिए और बाद में पते नहीं लगेगा, बात सब मिला के खत्म। वो आ सकता था तो इग्नोर किए तो आया नहीं अच्छे से, और जो आना था वो समझे नहीं आया, मिला जुला के सब बात खत्म। इसलिए सीरियसनेस छोटे चीजों में होना चाहिए और बड़े चीजों में और सीरियसनेस को बढ़ा देना चाहिए। सीरियसनेस नहीं होना ही सबसे खराब बात है। पहला दूसरा तीसरा ये क्लास का वीडियो ऐप पे भी है, यूट्यूब पे भी है, रिवीजन भी कर सकते हैं, है ना। तो शुरुआत वाला में आसान वाला है, आज वाला में अब ये सब नहीं जानिएगा तो शुरू वाला जान के भी कोई फायदा नहीं, उससे बोर्ड हो जाएगा। बोर्ड में वही सब आता है, ये सब स्पेशल वाला मॉलिक्यूल है ना, तो टेंशन देगा ही। अब देखिए कि हम लोग इस रिडॉक्स को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ क्यों रहे, रिलेट
कैसे करना है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट, देखिएगा बहुत आसान सवाल देंगे। द अमाउंट ऑफ चार्ज required for following conversion। देखिए तो कोई बता रहे हैं क्या? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग कन्वर्सन। MnO4 माइनस से Mn2 प्लस लिखा हुआ है और कहता है कि इस कन्वर्सन में कितना चार्ज हमें लगेगा। वही चार्ज Q बराबर NE, और कोई चार्ज ना, फार्मूला कुछ नहीं चाहिए, केवल दिमाग चाहिए बनाने की। केवल दिमाग ही चाहिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ बड़ा कीजिए, है ना, मेरे साथ बड़ा कीजिए, दिमाग बड़ा ही करने का चाहिए। सुनिए, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी से चैप्टर खुलेगा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। MnO4 माइनस है और Mn2 प्लस है। पूछ रहा है कितना चार्ज लगेगा, कूलम में बताना पड़ेगा या फाराडे में बताना पड़ेगा। चार्ज का यूनिट कूलम है या चार्ज का यूनिट फाराडे। देखिए कैसे बनाते हैं, MnO4 माइनस और इधर है Mn2 प्लस। आप देखिए यहां पर मैग्नीज का चार्ज निकालना होगा, x प्लस -2 इंटू 4 बराबर -1, x -8 बराबर -1, x बराबर -1 प्लस 8 बराबर +7। यानी मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है यहां पे +7, और यहां पे क्या दिखाई पड़ रहा है, +7 का मतलब है वो 7 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है। +7 मैग्नीज पे +7 का क्या मतलब है, मैग्नीज ने 7 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, किया हुआ है, हुआ है, किया हुआ है ना, हुआ है, ठीक है। और यहां पे मैग्नीज में 2 प्लस है, यहां पे मैग्नीज क्या किया हुआ है, मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है कि नहीं बताओ, है कि नहीं बताओ। तो बीच में क्या हुआ होगा, बीच में क्या हुआ होगा, 7 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब ये बीच में 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया ना जी। 7 से 2 कैसे हो गया, ये बीच में कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो एक क्वेश्चन यहां से है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द फॉलोइंग कन्वर्सन। तो आंसर इज 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आंसर इज 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन पूछ रहा है चार्ज। अब केमिस्ट्री में
कुछ नहीं लिखा है तो वो 1 मोल है, और 1 मोल है तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल MnO4- को यदि 5 मोल इलेक्ट्रॉन दोगे तब वो Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 मोल MnO4- को 5 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना, तब Mn2+ में कन्वर्ट, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जाएगा, जाएगा, पता नहीं कैसे लिख दिए जाएगा, चलिए ठीक है। Q बराबर Ne, 5 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता दे, आंसर आ गया। कितना इलेक्ट्रॉन? 5 मोल। 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻, इतना का गुना किया था कभी? अरे किया होगा, 96500 आएगा। ये दोनों का गुना करेगा तो 965, ये संख्या से पाला पड़ा कभी? इसी को बोलते हैं फैराडे। तो इतना कूलम होगा आंसर, या क्या आंसर आएगा इसका? 5 फैराडे। देखिए कितना आसान था। यदि ऑक्सीडेशन नंबर आप जान रहे थे तो सवाल वहीं से बना। MnO4- में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7, इधर में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है +2। तो ये 7 से 2 तो तभी होगा जब रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा। क्या ऐसा हुआ होगा या नहीं? तो 1 मोल को क्या मोल इलेक्ट्रॉन दिया गया? तो चार्ज ऑन 5 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 5 गुना 96500 गुना, इसको गुना करना, 96477 आएगा, है ना, 96477 आएगा, उसको राउंड अप करके 96500 कर दिया। लिखिए जल्दी से। कुछ विशेष चल रहा पीछे में? मॉर्निंग 11। मोबाइल पे कुछ कुछ करता रहता है, नहीं करिए, कुछ नहीं देगा वो। आप लोग की उम्र में वो कुछ नहीं दे सकता है, कोई काम ही का नहीं है आपका। वो एक एक काम बढ़िया कर रहा है कि बिना घर गए बाबूजी पैसा भेज देते हैं, यही एक काम बढ़िया हो रहा है उसमें, बाकी सब ऐसे ही है। और वही अकाउंट जो जुड़ गया तो लोग सोचा ना कि कैसे सबको जो है कुछ कुछ सबसे लिया जाए, 20 रुपए 40 रुपए करके। 1000 500 रुपए वाला भी है लोग, तो 40 रुपये 48 रुपये करके ले लेता है। आप लोग देखते रहते हैं, पैसा बाबूजी का है, देने में कुछ लगता नहीं है। अपना कमाया रहता तो थोड़ा सा लगता, ना ना 40 रुपये ढेर है, 10 रुपये ज्यादा है, न देंगे, मेरा था। तो भाई मांगे तो नहीं देना है, लेकिन ड्रीम 11 में रोज 48 रुपये लगा के देखना है कि शाम के 250 आया कि ना आया। हम जानबूझ के कह रहे हैं, भिंगा भिंगा के जो खराब लगे हाँ, खराब लगना चाहिए, क्योंकि महीना दिन आप लोग डिस्टर्ब रहे, समय तो ले लिया, पता नहीं 1000 रुपया कमाए कि ना कमाए। जोड़े कि कितना दिए कितना आया।
इसी में एगो बच्चा ऐसा है जिसके पापा बताएं कि सर ये 2 बजे खेलता है, अब बोलते हैं तो कहता है कि आप इतना न कर्जा में हैं कि आपकी कर्जा चुकाने के लिए हम परेशान हैं। हाँ, अब क्या करें सर। चलिए इस बात को अलग से लिख देंगे। देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है ना वो 96500 कूलम होता है 1 मोल पे। तो जितना इलेक्ट्रॉन आएगा ना उतना फैराडे या उतना गुना 96500 कूलम कर देंगे। वेरी शॉर्टकट मेथड। कोई भी कन्वर्सन में पूछा जाए कि इस रिएक्शन में कितना चार्ज लगा होगा, आप इलेक्ट्रॉन देख लो केवल, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं। 3 इलेक्ट्रॉन लगा 3 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन लगा 2 फैराडे। ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेना पॉइंट करके, नोट करके। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम and it known as क्या 1 फैराडे ऑफ चार्ज है ना। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या है बताओ, देखो सब साफ। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम। और बिगर यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, बिगर यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, फैराडे है ना। और एक यूनिट चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक फैराडे में कितना कूलम होता है, तो 96500 कूलम होता है। ये सब सिंपल बात होगा, जानना जरूरी होगा, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे चार्ज। क्या हो गया, चलिए अगले दिन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट होगा। रेडॉक्स रिएक्शन 2 तरह का, रेडॉक्स डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन।